वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं मधु यादव आप लोग का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वैम्पेक्स 360 में। और आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थर्ड क्लास करने वाले हैं। और जिन्होंने भी फर्स्ट एंड सेकंड क्लास को नहीं अटेंड किया है, आई विल सजेस्ट कि आप लोग जाकर पहले की क्लासेस को जरूर देखिए, तभी आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में हमने पूरे बेस से समझाया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, उसके ओरिजिन को समझाया है, उसकी डेवलपमेंट को समझाया है, देन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ये सारी चीजों को हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में बहुत डीपली डिस्कस किया। और आज हम शुरू करने वाले हैं इसके थियरीज के बारे में। ओके, तो इसकी बहुत सारी थियरीज हैं, जिसमें से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो थियरी की आज हम बात करेंगे। और सारी ही थियरीज को मैं वन बाय वन कवर कराऊंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास में आप लोगों के लिए बहुत सारे फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स लेकर आई हूँ, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम अप्रोच की। तो सिस्टम से आप क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट वन लाइन में आंसर दीजिए, क्या होता है सिस्टम। तो देखिए, अगर हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा प्रोसेस है, जो चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, हर जगह पर यूज किया जाता है। सिस्टम वर्ड हर जगह पर आपको दिखाई दे। तो इसके सबसे पहले शब्द को किसने नाम दिया, ये शब्द कहाँ से आया और किसने इसको सिस्टम व्यवस्था कहा? तो सबसे पहले जीव विज्ञान में लुडविग वान बर्नौल्फी ने इस शब्द को यूज किया था, जीव विज्ञान। और उसके बाद समाज विज्ञान में सबसे पहले टालकाट परसांस ने इसको यूज किया था। और इसी से रिलेटेड टालकाट परसेंट ने एक बुक लिखी थी, द सोशल सिस्टम। तो इनकी एक बुक है जो कि इन्होंने 1953 में लिखी। और इनमें इन्होंने समाज शास्त्र में जिस तरीके से सिस्टम शब्द का यूज किया, उसको एक्सप्लेन किया। तो अब बारी आती है पॉलिटिकल साइंस में, राजनीतिक शास्त्र में किसने इसका सबसे पहले यूज किया? तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका किसने यूज किया। ओके, आंसर तो मैं अभी बता दूंगी, लेकिन वीडियो को पॉज कीजिए, देन अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो देखिए, राजनीतिक शास्त्र में सबसे पहले इस शब्द का और इसके मीनिंग का यूज सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया है। डेविड ईस्टन एंड बर्नार्ड। किसने? बर्नार्ड और डेविड ईस्टन ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले राजनीतिक शास्त्र में किया था। उसके बाद अगर हम इसके सिस्टम अप्रोच की बात करें, तो ये क्या होता है और इसको हम सिस्टम क्यों कहते हैं, सिस्टम नाम क्यों सेलेक्ट किया गया? तो देखिए, जो ये अप्रोच है ना, ये कहता है कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी हो, सामाजिक, उसमें सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक और भूगोल सभी चीजों को कवर कर लिया जाता है। ओके, तो एक सिस्टम के अंदर हर तरह की फैक्ट्स, वैल्यूज को एक्सेप्ट किया जाता है। ओके, तो इस उपागम के अनुसार इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र सभी एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था के अंग होते हैं। क्योंकि आप अगर जनरल इसको लैंग्वेज में समझेंगे, तो देखिए, जो पूरा सिस्टम है, स्टेट सिस्टम को आप समझिए। तो एक स्टेट है, ओके, इस सिस्टम में कई तरह के लोग रहते हैं। तो जो ये स्टेट है, वो अचानक तो निकल कर नहीं आया ना, उसका एक अपनी बाउंड्री है, उसकी अपनी इतिहास है, उसके अपने ट्रेडिशंस है, कल्चर है। तो ये सारी चीजें मिलकर इस स्टेट को बनाती हैं। तो जब ये स्टेट वर्क करेगा,
तो उसमें कहा जाएगा कि ये सिस्टम अपने आप में इतिहास को भी इंगित कर रहा है, भूगोल को भी कर रहा है, और राजनीतिक सामाजिक सभी वैल्यूज एंड फैक्ट्स को अपने आप में इन्वॉल्व करके चलता है। ओके, और लोक प्रशासन में देखिए इसका सबसे पहले यूज साइमन चेस्टर बर्नार्ड और सी वेस्ट चर्च ने किया था। तो लोक प्रशासन में साइमन चेस्टर बर्नार्ड और सी वेस्ट वर्चमैन ने इस शब्द को यूज किया और अपनी थ्योरी इसी आधार पर दी थी। और सिस्टम अप्रोच में इंटरडिसिप्लिनरी मेथड का यूज किया जाता है। तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सिस्टम अप्रोच में किस मेथड का यूज किया जाता है, तो इंटरडिसिप्लिनरी मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद बात आती है कि जो ये व्यवस्था उपागम है यानी सिस्टम अप्रोच है, वो ओरिजिन कैसे होता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है। तो देखिए जो सिस्टम अप्रोच है ये एक मॉडर्न अप्रोच है। ओके, मॉडर्न अप्रोच है ये, और 1950 के बाद इसका विकास होता है। और इसी थ्योरी को हम सैद्धांतिक दृष्टिकोण भी कहते हैं। सैद्धांतिक दृष्टिकोण भी इसे कहा जाता है। ओके, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, अगर सैद्धांतिक दृष्टिकोण दे देता है तब भी वो व्यवस्था सिद्धांत है यानी सिस्टम अप्रोच है, और सिस्टम अप्रोच देता है तब भी वो सैद्धांतिक दृष्टिकोण कहलाता है। तो इसके दो नाम। ओके, और इस सिद्धांत में क्या होता है, कहा जाता है कि संगठन को उसकी संपूर्णता में ये सिद्धांत देखता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक संगठन है, आप पिक्चर से समझ पाएंगे कि ये एक संगठन है, और ये संगठन अपने हर तरह के काम करने के लिए, सभी तरह के कार्य करने के लिए ये स्वतंत्र होता है। सभी तरह के कार्य ये खुद कर सकता है, इसको किसी भी तरीके की बाहरी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिस्टम अप्रोच। ओके, और इस दृष्टिकोण ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन के एरिया में, हम बेसिकली बात कर रहे हैं लोक प्रशासन के एरिया में, तो अब अगर हम बात करें सिस्टम अप्रोच और लोक प्रशासन की, तो इस अप्रोच की वजह से जो शास्त्रीय व्यवहारवादी दृष्टिकोण था यानी शास्त्रीय प्रशासन के सिद्धांत जो थे, और इसके अलावा जो पारिस्थितिकीय सिद्धांत था, और इससे पहले जो भी थियरीज थी, उन सभी थियरीज को इसने मिक्स कर दिया, जोड़ दिया, और उनके एक तरीके से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करी। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो थर्ड स्टेज होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी के डेवलप करने में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, और तभी ये एक तरीके से सिस्टम अप्रोच आता है। और ये जितनी भी पहले की थ्योरीज थी उन सभी को मिलाकर एक तरीके से एक मध्यम मार्ग निकालता है। उसके बाद देखिए चेस्टर बर्नार्ड क्या कह रहे हैं। चेस्टर बर्नार्ड ही तो है जो कि लोक प्रशासन में व्यवस्था सिद्धांत को लेकर आते हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड ने प्रशासनिक संगठन को एक व्यवस्था के रूप में देखा, एक सिस्टम के रूप में देखा, जो कि मानवीय क्रियाओं से मिलकर बना होता है। तो अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड कि ये जो पूरा प्रशासन है, पूरा प्रशासन एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, इसके अपने रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, और इसके नॉर्म्स होते हैं, और ये लॉज और रूल्स जो है मानवीय क्रियाओं से मिलकर बनी है, यानी मानव जिस जिस तरह से व्यवहार करता है और काम करता है उन्हीं चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, और सभी सदस्यों के ये प्रयासों को समन्वित करता है और इस क्रिया को एक व्यवस्था में बदल देता है। यानी जो सिस्टम है, जो वो पूरा सिस्टम क्या करता है, वहां पे जो भी काम कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए एक सिस्टम है, ये पूरा एक कंपनी है,
और इसमें कई तरह के लोग काम करते हैं। ओके, और ये जो लोग, इसमें जो भी लोग काम करते हैं, उनका जो भी बिहेवियर रहेगा, उनका बिहेवियर, व्यवहार, उनकी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, ये सभी मिलकर क्या करेंगी, एक लंबे समय तक जब ये व्यवहार, ये क्रिया, ये प्रतिक्रिया होती रहेगी, तो लंबे समय में जाकर ये नियम के रूप में बदल जाता है और उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर लिया जाता है। तो एक तरीके से ये मानव द्वारा, यानी वहां पे जो काम कर रहे कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके बिहेवियर की वजह से ये पूरी व्यवस्था सेट होती है, पूरी सिस्टम को सेट किया जाता है और उसे चेस्टर बर्नार्ड ने सिस्टम का, ठीक है, कि प्रशासन में ये सिस्टम का काम करता है। और फिर कहते हैं कि इसी तरह प्रशासनिक संगठन सहकारी प्रयासों की एक व्यवस्था होती है, कि जैसे एक संगठन में पूरी तरीके से टीम मिलकर काम करती है और उसका अपना एक स्टेप होता है, पदोन्नति होती है, उसी तरीके से लोक प्रशासन में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ओके, तो अगर हम बात करें सिस्टम की, तो यहाँ पर कहा गया है कि एक व्यवस्था में, यानी एक सिस्टम के अंदर कई सारी चीजें पार्टिसिपेट करती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं। और इसी का अर्थ है कि एक भाग में परिवर्तन होने पर उसके दूसरे भाग में भी परिवर्तन हो जाता है। ओके, तो ये डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए क्या होता है कि अगर एक विभाग में अगर आप चेंज करते हैं तो दूसरे जगह पर भी अपने आप चेंज हो जाता है। तो व्यवस्था उपागम के अनुसार संगठन भी, जो सिस्टम है, जो भी होगा, गवर्नमेंट होगा सिस्टम, चाहे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो व्यवस्था है और वो भी इसी प्रक्रिया, इसी मैकेनिज्म के तहत काम करता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम अप्रोच। ओके, तो इसी प्रकार कोई भी व्यवस्था एक पर्यावरण के अंतर्गत काम करती है और इस व्यवस्था की सभी उपव्यवस्थाएं इसी पर्यावरण के अधीन होती हैं। यानी एक सिस्टम के अंदर जो भी इन्वायरमेंट है, काम करने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके अंदर जितने भी विभाग होंगे, चाहे छोटी छोटी सिस्टम्स होंगी, वो भी इसी एनवायरनमेंट के तहत ढल जाएंगे। ओके, और इसमें जितने भी छोटी छोटी सिस्टम्स होती हैं और इसकी अपनी एक लिमिटेड होती है और इन छोटे सिस्टम्स का भी अपना एक लिमिटेशन होता है और उन्हीं लिमिटेशन में रहकर ये काम करती है। ओके, जैसे कि कोई फाइल है और उस फाइल पे सिग्नेचर कराने हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले निचले अधिकारी को दिया जाएगा, फिर वो अपने से ऊपर वाले अधिकारी को देगा, देन फाइनल क्लियरेंस अप्रूवल के लिए सबसे बड़े वाले अधिकारी को दिया जाएगा। ओके, तो ये एक तरीके का सिस्टम है जिसके तहत ये फाइल पे सिग्नेचर अप्रूवल की प्रक्रिया गुजरती है। तो ये सिस्टम जब रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने लगती है, उसी को सिस्टम में मॉडिफाई करके रूल्स बना दिए जाते हैं कि अब तो कोई भी अगर फाइल आएगी तो सबसे पहले इनके पास जाएगी, देन इनके पास, देन इसके पास, और ये जो फाइनल डिसीजन होगा वही उस संगठन के लिए वो फाइनल डिसीजन हो। ओके, तो अब बात आती है साइमन की, और साइमन कहते हैं, हर्बर्ट साइमन, कि संगठन की संपूर्ण व्यवस्था एक उपव्यवस्था है और इस उपव्यवस्था में कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उस प्रॉब्लम को हमें एक तर्क संगत उपायों के साथ समाधान करना चाहिए। तो ये इनकी डेफिनेशन है कि संगठन की संपूर्ण व्यवस्था को इन्होंने एक उपव्यवस्था माना और उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान तर्क संगत रूप में लेना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो भी सिस्टम्स है, ये सब सिस्टम्स हैं,
और इन सब सिस्टम्स के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स, इन सब सिस्टम्स के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स, तो उन प्रॉब्लम्स को हमें सुलझाना है। तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा? उसको सुलझाया जाएगा रैशनैलिटी के साथ। ओके, और इसी संबंध में इनका एक रैशनल बाउंडेड रैशनैलिटी एक थियरी भी है। बाउंडेड रैशनैलिटी इन्होंने एक थियरी भी दी है और कहा है कि कोई भी अगर आप लोगों को निर्णय लेना है तो बाउंडेड रैशनैलिटी के तहत ही लिया जाना चाहिए। तो इसमें हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि कोई भी जो व्यवस्था है, कोई भी संगठन है, उसमें हर एक लेवल पर, एक मिनट, तो कोई भी सिस्टम जो काम करती है उसमें हर एक लेवल पर निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। और ये जो निर्णय है वो 3 तरह के चरणों से होकर गुजरती है। इसी को बाउंडेड रेशनैलिटी भी कहा गया है। और यहाँ पर हर्बर्ट साइमन ये भी कहता है कि जो भी रेशनैलिटी है ना, वो कभी भी तर्क, जो भी डिसीजन है वो कभी भी तर्कपूर्ण, पूरी तरीके से तर्कपूर्ण नहीं हो सकता। ओके, इसलिए बाउंडेड रैशनैलिटी की वो बात करता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 भागों में बांटता है। पहला वो कहता है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, इंटेलिजेंस एक्टिविटी, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे अन्वेक्षण क्रिया। ओके, और इसमें क्या होता है, ये इसमें निर्णय करता पहले ये देखता है कि हमें संगठन में निर्णय कब और कहाँ लेना है। ओके, निर्णय हमें कब और कहाँ लेना है, इंटेलिजेंस एक्टिविटी में एक निर्णयकर्ता ये देखता है। उसके बाद दूसरी बात आती है डिजाइन एक्टिविटी। किसकी? डिजाइन एक्टिविटी की बात आती है। और इसमें इसको हिंदी में कहेंगे एक तरीके से निर्णय को डिजाइन करना कि हम जो भी सोच रहे हैं उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें डिजाइन एक्टिविटी में हर्बर्ट साइमन कहता है कि वैकल्पिक विधियों को इसमें खोज करने की कोशिश की जाती है। यानी जो भी समस्या है, समस्या को सुलझाने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या उपाय हैं। ओके, तो उन उपायों की खोज हमें डिजाइन एक्टिविटी में देखने को मिलती है। ओके, लास्ट है चॉइस एक्टिविटी। कौन सी? चॉइस एक्टिविटी। और इसमें क्या होता है, इसमें एक निर्णयकर्ता, उसके पास जितने भी विकल्प मौजूद होते हैं उस विकल्प में से एक सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट विकल्प को खोजने की कोशिश करता है कि इस समस्या के समाधान के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। और उसके बाद जितने भी ऑप्शंस होते हैं उस समस्या के समाधान के लिए उन सभी में से एक बेस्ट को चुनता है। ओके, तो इस तरीके से पूरा निर्णय लिया जाता है किसी भी सिस्टम में अकॉर्डिंग टू साइमन। उसके अलावा टालगेट परसांस कहते हैं कि व्यवस्था उपागम में, जो व्यवस्था उपागम है वो संबंध की बोधगम्यता, नियमितताओं को समझने वाले सभी अंगों, संगठनों, प्रक्रियाओं, आत्मनिर्भरताओं के जटिल समूह सभी की ओर इंगित करता है। यानी एक सिस्टम में जितने भी उसके ऑर्गन्स हैं, उसके जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितने भी समूह, ग्रुप्स या विभाग है, उन सभी को मिलाकर एक सिस्टम का निर्माण होता है अकॉर्डिंग टू टालगेट परसांस। ओके, नेक्स्ट है व्यवस्था उपागम के विकास में मुख्य योगदान किस किसने दिया है। तो हम अभी पढ़े लुडविग वॉन
बर्टलाल्फी ने एक व्यवस्था सिद्धांत को सबसे पहले दिया। उसके बाद एमपी फॉलेट ने भी व्यवस्था सिद्धांत को अपनाया और अपनी थियरी दी। उसके बाद रॉबर्ट वीनर साइबरनिक क्षेत्र के अग्रणी थे और उन्होंने कहा कि एक सिस्टम के अंतर्गत आयात, प्रक्रिया, निर्गत, फीडबैक जैसी एक पूरी सिस्टम चलती है और वो सिस्टम इसी प्रक्रिया इन 4 तरह की सिस्टम के तहत होकर गुजरती। तो ये 4 स्टेप हैं किसी भी सिस्टम में कार्य करने के लिए। ओके, तो रॉबर्ट विनर ने साइबरनॉटिक्स वर्ड का यूज किया हुआ है। ओके, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है। और व्यवस्था उपागम के सांगठनिक सिद्धांत में हर्बर्ट साइमन सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और इनकी बुक है ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सी बुक है? ऑर्गेनाइजेशंस इनके इंपॉर्टेंट बुक है। उसके अलावा फिलिप सेल्जनिक ने सरकारी और अन्य विशाल जटिल संगठनों के अध्ययन में उपागम सिस्टम को अपनाया था। किसने? फिलिप सेल्जनिक ने जटिल संगठनों के अध्ययन के लिए, यानी जो मुश्किल संगठन होते हैं जिनके सिस्टम को समझना काफी कठिन होता है, उसको समझने के लिए फिलिप सेल्जनिक के उपागम व्यवस्था का सिद्धांत अपनाया था। ओके, उसके बाद दी टेविस्टॉक इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस ने व्यवस्था उपागम का प्रयोग करके एक तरीके से एक साहित्य लिखी थी, एक तरीके से एक नोवेल लिखी गई। ओके, और व्यवस्था उपागम में सांगठनिक परिघटना को इसकी पूर्णता और एकीकृत रूप से व्याख्यात और वर्णित किया जाता है। यानी एक सिस्टम के अंदर ये माना जाता है कि उस सिस्टम के अंदर सभी चीजें मौजूद होती है और उसको बाहर से किसी भी हेल्प या मैकेनिज्म या किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है एक सिस्टम अप्रोच के अंदर। ओके, नेक्स्ट अब आती है सोशल एंड साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो हमारी जो सेकंड थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उसकी अब हम बात करने वाले हैं। तो इस थ्योरी की शुरुआत देखिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस थ्योरी का यूज सबसे पहले डगलस मैग्रेग और अब्राहम मैस्लो ने किया। किसने? डगलस मैग्रेग और अब्राहम मैस्लो ने किया है। और ये सिद्धांत क्या करता है? एक संगठन के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर काम करने वाले ह्यूमंस, ऑफिसर्स, कर्मचारी, उन सभी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है। ओके, और ये देखता है कि उस संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उनको बेहतर और बेस्ट प्रोडक्शन के लिए कैसे मोटिवेट किया जाए। यानी लाभ, एक संगठन का लाभ सबसे ज्यादा कैसे निकाला जा सकता है, और उस लाभ को अर्जित करने के लिए इन्होंने ह्यूमन, मानवीय पक्ष पर ध्यान केंद्रित किया कि हम ह्यूमन को, यानी एक इंसान को किस तरीके से बात करें या फिर ऐसा क्या करें जिसके लिए वो अधिक से अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित हो। ओके, तो बेसिकली ये मान के चलते हैं कि ह्यूमन जो है कोई भी काम नहीं करना चाहता। ओके, काम नहीं करना चाहता, और उसको अगर किसी ह्यूमन कर्मचारी से आप लोग को काम करवाना है तो उसको मोटिवेट कीजिए। ये मोटिवेशन किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इसके आगे हम बताएंगे कि कितने तरह के मोटिवेशंस होते हैं। तो अब सबसे पहले बात करते हैं इस ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वर्ड के बारे में कि कैसे आया। तो जो मोटिवेशन वर्ड है यहाँ पे, तो ये इंग्लिश का एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? मोटिव। ओके, मोटिव से निकला है मोटिवेशन, और इसका मीनिंग होता है शक्ति जागृत करना। शक्ति जागृत करना। तो इससे आप लोग समझ ही गए होंगे कि शक्ति कैसे जागृत हो।
जैसे कभी कभी हमें स्टडी करने का मन नहीं करता है, तो हम किसी का इंटरव्यू सुनते हैं, जो भी हमारे आइडल्स होते हैं, तो उनका इंटरव्यू या उनके कोटेशंस को पढ़ने के बाद हमें फिर से एक एनर्जी मिलती है कि हाँ, तुम्हें कुछ करना है, और हम फिर से अपने कार्य को करने के लिए एनर्जी से भर जाते हैं और फिर से पढ़ने लगते हैं। तो इसी तरीके से जो मोटिवेशन वर्ड है ना, वो किसी भी इंसान के अंदर एक शक्ति जागृत करता है, ताकि वो अपने काम को फिर से उसी एनर्जी के साथ कर पाए जैसा कि उसे करना चाहिए। ओके, अगर कहा जाए ना कि ये एक प्रोसेस है, तो यस, दिस इज अ प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति को, एक इंसान को अपने अंदर से एक इच्छा जगाई जाती है कि वो उस कार्य को करने के लिए, जो कार्य वो नहीं करना चाहता एक पल में, तो उस कार्य को करने के लिए वो मोटिवेट हो जाए, विवश हो जाए और उस कार्य को वो करे। ठीक, तो उसे कहते हैं मोटिवेशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैस्लो ने बात की थी मोटिवेशनल थ्योरी की, और इसने एक बुक लिखी ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी 1943 में, मानव अभिप्रेरणा का एक सिद्धांत, इसके बुक का नाम है। और इसने एक संगठन और व्यक्ति के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में बताया। तो जैसे कि ये एक संगठन है, ओके, और इसमें सबसे उच्च अधिकारी बैठा हुआ है, उसके बाद उसका निचला अधिकारी बैठा हुआ है, फिर उससे सबसे छोटे पद पर कार्य करने वाला अधिकारी बैठा हुआ है। तो इनके बीच में किस तरह का रिलेशन है, उन पर स्टडी करी मैस्लो। ओके, और फिर देखिए, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है वो कहती है कि हमेशा ऊपर से निचले पद तक के अधिकारियों में एक बहुत अच्छा बिहेवियर होना चाहिए और बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, तभी कंपनी या कोई भी संगठन अपने उद्देश्य को पाने में सक्सेसफुल हो सकती है। मैस्लो के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मैस्लो, व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठनों का सदस्य बनता है। यानी एक व्यक्ति तभी किसी भी संगठन में प्रवेश करता है या जाता है जब उसको अपनी जरूरतें पूरी करनी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक कंपनी है और यहाँ एक आदमी खड़ा भी, यहाँ एक आदमी खड़ा है, ठीक। अब इसको आर्थिक रूप से कमाना है, इसको कमाना है, पैसे चाहिए। तो अब ऐसे तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे इसकी जरूरत है ताकि ये खा पी सके, रह सके, अपना परिवार बना सके। तो अब ये क्या करेगा, इस चीज के लिए, इस आवश्यकता के लिए वो इस कंपनी में एंट्री मारेगा, वहां जॉब ज्वाइन करेगा। तो क्या हुआ, इस संगठन में प्रवेश करने का इसका एक उद्देश्य था, और वो उद्देश्य था अपनी जरूरत को पूरा करना। ओके, और मैस्लो यही आगे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति है अपनी सुरक्षा, ओके, सामाजिक प्रतिष्ठा और आदर के लिए या स्वयं सिद्धि के लिए अपने लिए किसी भी संगठन से जुड़ता है। उसके बाद शारीरिक तथा सुरक्षा की आवश्यकताएं, सोपान क्रम के निचले स्तर की आवश्यकताएं, जो सुरक्षा है और जो शारीरिक उसकी जरूरत है, वो सारी चीजें इसके बाद आती हैं। सबसे पहले उसको चाहिए स्वयं सिद्धि, यानी वो जो पाना चाहता है, स्वयं को कुछ जो बनाना चाहता है, यही मोटिवेशन एक इंसान को किसी भी संगठन से जोड़ना चाहता है। ओके, वही जो मोटिवेशन है कि हाँ, मुझे इस कंपनी में काम करना है और इस कंपनी का हेड बनना है। तो ये जो लक्ष्य है, स्वयं सिद्धि है उसकी, यही मोटिवेशन इस व्यक्ति को इस कंपनी में लाने के लिए मोटिवेट करती है। ओके, नेक्स्ट है कि सामाजिक और आदर संबंधी आवश्यकताएं इसके बीच में या सोपान क्रम के मध्य स्तर पर आती। तो कह रहा है कि सामाजिक जो रिस्पेक्ट है और जो आदर है,
वो व्यक्ति के लिए एक मीडियम तरह की प्राथमिकता होती है। तो इन्होंने 3 तरह की प्राथमिकताओं की बात कर दी। कौन कौन सी? कि शारीरिक सुरक्षा, और शारीरिक सुरक्षा उसकी सबसे लास्ट लेवल की प्रायोरिटी होती है। सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी होती है स्वयं सिद्धि, और उसके बाद होती है, क्या होती है, उसके बाद होती है कि व्यक्ति को एक रिस्पेक्ट मिले समाज। तो हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, समाज में रिस्पेक्ट चाहता है, देन वो चाहता है कि उसे सोशल सिक्योरिटी भी मिले, सुरक्षा भी मिले। अब मैस्लो कहता है कि नीचे की आवश्यकताओं को पूरा किए बिना व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने जो बात करी उसके निचले स्तर की जो प्रायोरिटी है वो है शारीरिक सुरक्षा। शारीरिक सुरक्षा, ओके। तो मेंटल एंड फिजिकल सिक्योरिटी के बिना जब तक व्यक्ति को ये महसूस ना कराया जाए कि हाँ तुम मेंटली एंड फिजिकली, चाहे वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो, ये सभी चीजें आपकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा, जब तक ये चीज नहीं सुरक्षित की जाएगी तब तक उसकी बाकी के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता। तो इसलिए क्या करना होगा, हमें व्यक्ति के मोटिवेशन को निचले स्तर से डेवलप करते हुए ऊपर की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो जब व्यक्ति में एक उसको अच्छा इनकम मिलेगा, देन उसको हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब व्यक्ति मोटिवेट होता है अपना बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। तो एक व्यक्ति के मोटिवेशन के लिए उसको सबसे पहले सिक्योरिटी देना जरूरी है। और मैस्लो कहता है कि ये जो प्रोसेस है ना वो हर समय चलती रहती है, जरूरी नहीं किसी एक संगठन के अंदर, हर समय चलती रहती है। और उसके बाद मैस्लो के बाद मैग्रेर आते हैं, और मैग्रेर ने भी इसी सिद्धांत को अपनाया, और मैग्रेर ने अपनी थियोरी दी एक्स एंड वाई थियोरी, एक्स एंड वाई थियोरी। और एक्स थियोरी में ये क्या कहते हैं ये देख लीजिए। वो कहते हैं कि जो हर इंसान क्या करना चाहता है, वो काम नहीं करना चाहता, वो बचना चाहता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे एक इंसान है यहाँ पर, वो काम नहीं करना चाह रहा, वो बचा जा रहा है, और बस उसको सैलरी दी जा रही है टाइम पर, तो क्या होगा इससे? तो जो कंपनी, जो संगठन है, उसका कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि उसको नुकसान ही हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मैग्रेर की एक्स थियरी में क्या होता है, एक व्यक्ति को कंट्रोल करके और उसे धमकी देके या नियंत्रित करके, चाहे उसे दंड देकर, अपने उसको काम करवाने के लिए विवश किया जाता है। ओके। और एक्स थियरी कहती है कि जो इंसान है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो सुस्त है, परिवर्तन का विरोधी है और झूठा है। उसके आगे जो भी आप परिवर्तन करोगे वो उसको मना कर देगा, उसमें हर चीज में अरुचि दिखाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और वो क्या करता है, वो शिथिल होता है, वो कोई काम मेहनत नहीं करना चाहता एक्स थ्योरी में। और उनसे काम कैसे कराया जाता है, जैसे एक व्यक्ति या एक ऑर्गेनाइजेशन उन पर कंट्रोल रखता है, कंट्रोल रख के उनसे काम करवाया जाता है। उसके अलावा जो वाई थियरी है वो कहती है इसमें कि जब भी एक कंपनी की बात आए, जब भी एक संगठन, जो एक संगठन है ना, उसमें सभी ह्यूमंस बराबर होते हैं, चाहे उनका पद छोटा और बड़ा हो सकता है, निम्न स्तर का और उच्च स्तर का हो सकता है, लेकिन उसमें काम करने वाले सभी ह्यूमन होते हैं। तो इसलिए हर एक के साथ दूसरे को अच्छा बिहेव करना चाहिए, और जब अच्छा बिहेव करेंगे तो आपस में इनका कोऑर्डिनेशन बनेगा, और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से जो प्रोडक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो बढ़ सकता है और अपने उद्देश्य को एक ऑर्गेनाइजेशन पा सकता है। और उसके बाद मैग्रेर कहते हैं कि
समन्वय का अर्थ होता है, ये कह रहे हैं ना, समन्वय की बात कर रहे हैं कि हर एक कर्मचारी में, ऑफिसर्स में समन्वय होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहिए जिसमें संगठन के सभी सदस्य अपने उद्देश्य को पाने के लिए सबसे बेस्ट करने के लिए तैयार हैं। तो किसी भी संगठन में अगर आप लोग को काम करवाना है तो आप ऐसे माहौल को क्रिएट करें जिसमें हर व्यक्ति ये चाहे कि हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा। ओके, और वाई सिद्धांत ऐसे ही संगठन पर बल देता है जिससे लोग भी आत्मविश्वासी होते हैं और खुद मोटिवेट होते हैं। तो वाई सिद्धांत बेस्ट होता है और इसी में एक व्यक्ति को काम करने के लिए और अच्छे से मोटिवेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू मैग्रेट। ओके, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहती हूँ कि जो मोटिवेशन है वो कितनी तरह की होती है। तो बेसिकली जो मोटिवेशन है वो 4 तरह की होती है। ओके, तो फर्स्ट होती है पॉजिटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन, और इसमें क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को, एक जो एम्प्लॉय होता है उसको मोटिवेट किया जाता है, चाहे वो बातों से हो, चाहे उसको गिफ्ट देकर किया जाए। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको और अप्रिशिएट किया जाता है। और एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। और नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होता है, एक एम्प्लॉय को अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसे दंड दिया जाता है, एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाए जाते हैं, या फिर उसको निकालने की धमकी दी जाती है। तो ये भी एक तरीके का काम कराने के लिए मोटिवेशन होता है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या होगा, काम से निकाले जाने की वजह से बेहतर परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता है। ओके, तीसरा होता है मॉनेटरी मोटिवेशन। ओके, और इसमें क्या होता है, इसमें एक एम्प्लॉय को बोनस देकर, प्रीमियर देकर या वेतन को बढ़ाकर, उसका जो भी सैलरी होता है उसकी सैलरी को बढ़ाकर उसको मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करे। उसके अलावा फोर्थ एंड लास्ट होता है नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन। ओके, इसमें क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय होता है उसको एक रकम तो नहीं दी जाती है, बल्कि उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। ओके, और उसको छूट दी जाती है कि हाँ, तुम्हारे महीने की 2 छुट्टी थी, अब तुम 3 ले सकते हो। तो इस तरीके से छोटे छोटे मोटिवेशंस के द्वारा एक एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है और उसे मोटिवेट किया जाता है अपना बेस्ट रिजल्ट देने के लिए। तो आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं कल की क्लास में, और कल भी आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी थ्योरीज लेके आऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए और चेक कीजिए कि हमने कितना सीखा। ओके, क्योंकि एग्जाम बस करीब ही आने वाले हैं, कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, तो आप क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू एंड बाय।